अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। In biology, like other sciences, new things are being discovered and long held theories are being modified or replaced with better ones. बेसिकली होता क्या है कि कोई भी साइंटिस्ट है या कोई भी इंसान जिसके दिमाग में कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर उसके दिमाग में आती है तो उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। वो साइंटिस्ट जो है उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढता है और सलूशन ढूंढते हुए वो पुरानी जो थ्योरीज होती हैं उनको यूज करके आगे नया एडवांस जो नॉलेज है उसको डिस्कवर करता है। इस तरह से हमें जो पुरानी वाली थ्योरीज या लॉज बायोलॉजी के जो डिस्कवर हुए होते हैं वो नई वाली नॉलेज के साथ रिप्लेस हो जाते हैं और हमें नई और एडवांस चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं साइंस में। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है जो किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आती है उसको आगे सॉल्व करने के लिए 7 स्टेप्स जो हैं वो साइंटिस्ट फॉलो करता है ताकि वो अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सके। सबसे पहला स्टेप है recognition of biological problem. Second is observation. Third is hypothesis formulation. Fourth step is deduction. Fifth is experimentation. Sixth is summarization of results जिसके अंदर वो टेबल्स और ग्राफिक्स वगैरह को यूज करता है। और 7th स्टेप जो है वो है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। इसको हम आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ये साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट के दिमाग में या तो खुद से आती है या ये कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है किसी जानदार से रिलेटेड जो कि कोई और इंसान भी बायोलॉजिस्ट से पूछ सकता है। तो बायोलॉजिस्ट जो है वो उसको अपने दिमाग में एक क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट बनाता है कि बेसिकली मैंने रिसर्च किस बारे में करनी है। तो इसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप इज ऑब्जर्वेशंस। तो जब बायोलॉजिस्ट को अपनी प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में एक बार जो है वो जब उसको पता लग जाता है कि मैंने इस चीज़ के बारे में जो है वो रिसर्च करनी है उसके बाद वो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, यानी चीज़ों को अच्छे तरीके से उन पर गौर करता है कि मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है। ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारी 5 सेंसेस के साथ जो है वो ऑब्जर्व की जाती हैं। 5 सेंसेस जो है वो होती हैं विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, यानी हमारी देखने की सलाहियत। उसके बाद हेयरिंग यानी हमारे सुनने की जो ऑब्जर्वेशन होती है। थर्ड वन इज स्मेल यानी सूंघने की सेंस। और फोर्थ वन इज टेस्ट यानी चखने की जो हमारी सेंस होती है। एंड द फिफ्थ वन इज टच यानी हम किसी चीज को टच करके या छू के जो है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करती है। ऑब्जर्वेशन जो है ये 2 टाइप्स की होती है। पहली टाइप जो है उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और जो सेकंड टाइप है वो है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब जैसे कि हमें इन दोनों के नाम से ही पता लग रहा है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये हमें किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताती है कि वो दिखने में कैसी है, वो ठंडी है या गर्म है या हैवी है या लाइट वेट है। तो इस तरह से वो उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगी। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में बताती है और जो क्वांटिटी है वो ऑब्वियसली वो नंबर्स में जो है उसको हम काउंट करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये क्वालिटेटिव से ज्यादा एक्यूरेट होती है, इनवेरिएबल होती है, मेजरेबल होती है और इसको हम नंबर्स की फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये ज्यादा एक्यूरेट होती है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट, यानी अगर हम वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी बात करें तो वो बॉइलिंग पॉइंट से कोल्डर होता है।
अब कोल्डर जो है ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है वाटर की, कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ठंडा होता है बॉइलिंग पॉइंट से। जबकि इसको अगर हम ज्यादा एक्यूरेटली अगर बताएं तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे बनेगी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 0 डिग्री होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस एग्जांपल से हमें इस चीज के बारे में पता लगता है कि एक तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोल्डर है बॉइलिंग पॉइंट से, और इसके अलावा वो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी में बता रहा है कि कितना ठंडा है। अगर हम इसकी सेकेंड एग्जांपल में देखें तो अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल जो है ये एक टाइप ऑफ अल्कोहल होता है। तो इस एग्जांपल में वो ये बता रहे हैं कि वाटर का जो वेट है वो एथेनॉल से हैवियर होता है। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में अगर इसकी हम बात करें तो ये ज्यादा एक्यूरेटली बताएगा कि वाटर का वेट 1000 ग्राम्स है, जबकि एथेनॉल का वेट जो है वो 789 ग्राम्स है। तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि वाटर जो है वो एथेनॉल से हैवी वेट का होता है, और ये भी बता रहा है कि कितना हैवी होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये ज्यादा एक्यूरेट होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। द थर्ड स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले बायोलॉजिस्ट ने अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से रिकॉग्नाइज किया कि बेसिकली उसकी प्रॉब्लम है क्या, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप में उसने उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया। वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। जब उसने अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया तो उसके बाद उसने उससे रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया और उसने उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट जो है वो बना दी, जो कि उसकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर भी हो सकता है। उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस जो है ये बेसिकली एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की, यानी उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उससे रिलेटेड उसने एक आर्जी सी स्टेटमेंट बना दी कि ये मेरी प्रॉब्लम का आंसर हो सकता है। ये हाइपोथेसिस जो है ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। सो हाइपोथेसिस जो है उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, यानी जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट बायोलॉजिस्ट बनाता है वो बिल्कुल सादी सी और जनरल होनी चाहिए। सेकेंडली इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, एक आर्जी सा आइडिया होना चाहिए जो कि बाद में गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल ट्रू होना चाहिए। थर्ड इज इट शुड अग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, यानी जो बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की थी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव वो उसके साथ मैच करनी चाहिए कि उसकी जो स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस की वो ट्रू हो, और ऑब्जर्वेशन एक एविडेंस होती है कि ऑब्जर्वेशन के साथ हाइपोथेसिस जो है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही। फोर्थ पॉइंट इज इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, यानी हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए कि किसी को समझ में ना आए, बल्कि बहुत सिंपल सी होनी चाहिए ताकि लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फिफ्थ वन इज इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिएबल, यानी अगर कोई भी बायोलॉजिस्ट, कोई दूसरा बायोलॉजिस्ट जो है अगर बायोलॉजिस्ट की जो हाइपोथेसिस है उसको अगर गलत प्रूव करना चाह रहा है तो वो पोटेंशियली फॉल्सिएबल हो, यानी कि वो उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पोटेंशियल हो कि वो गलत प्रूव हो सके। इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए हाइपोथेसिस। A great deal of careful and creative thinking is necessary for formulation of hypothesis. Biologists use reasoning to formulate a hypothesis. यानी जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसे ही नहीं हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट बनाते हैं, उनके पास जो है वो हर चीज के बारे में प्रूफ होना चाहिए कि हमने किस तरह से अपनी हाइपोथेसिस जो है, किस एविडेंस की बेस पे हमने हाइपोथेसिस जो है वो उसको बनाया है। The fourth step is deductions. In the next step, biologists draw deduction from hypothesis. यानी एक बार जब हाइपोथेसिस बना दी जाती है और उसको प्रूव कर दिया जाता है कि ये ट्रू है, तो उसके बाद एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको हम डिडक्शन कहते हैं।
सो डिडक्शंस आर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस जो है उसकी ही एक लॉजिकल स्टेटमेंट जो है वो, उसको हम डिडक्शन कहते हैं। डिडक्शन जो है इसके अंदर बेसिकली इफ एंड देन का लॉजिक यूज होता है, यानी डिडक्शन की जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर इफ और देन का वर्ड जो है वो लाजमी यूज होता है, जो कि उसको ये बताता है कि अगर हाइपोथेसिस ये चीज है तो उससे हमें ये साबित होता है कि डिडक्शन इसकी ये हो सकती है। अगर हम हाइपोथेसिस और डिडक्शन की एक एग्जांपल को देखें, लेट अस कंसीडर कि एक बायोलॉजिस्ट है और उसने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे एक हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट बनाई कि ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, यानी जितने भी प्लांट के सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है ये प्लांट के सेल का एक ऑर्गेनेली होता है, उसका मेन कंपोनेंट होता है। तो इस हाइपोथेसिस को देखते हुए एक लॉजिकल स्टेटमेंट बनाई जा सकती है कि इफ एग्जामिन सेल्स फ्रॉम ब्लेड ऑफ ग्रास देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस, यानी कि बायोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए सारे प्लांट्स को तो नहीं देखेंगे कि हर प्लांट के अंदर वाकई न्यूक्लियस होता है या नहीं, वो इस हाइपोथेसिस की बेस पे एक डिडक्शन बनाएंगे कि अगर हम एक ग्रास जो है उसका एक छोटा सा पार्ट लें तो उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं सब के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए। यानी इस हाइपोथेसिस को ट्रू करने के लिए जो है वो एक डिडक्शन बनाई जाती है कि अगर हम कोई भी अगर तो ये हाइपोथेसिस ट्रू है तो इसकी बेस पे ये डिडक्शन बनाई जा सकती है। अगर आप गौर करें कि डिडक्शन वाली जो स्टेटमेंट है इसके अंदर इफ और देन का यूज हुआ है, जो कि शो करता है कि ये डिडक्शन की स्टेटमेंट है। द फिफ्थ स्टेप इज एक्सपेरिमेंटेशन। नाउ जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि अगर हमें जो हाइपोथेसिस है उसको ट्रू करना है तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ता है साइंटिस्ट को, और वो एक्सपेरिमेंट जो है उसकी बेस पे ये पता लगता है कि हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट, यानी उस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि हाइपोथेसिस करेक्ट है भी या नहीं। The incorrect hypotheses are rejected and the one which proves correct is accepted, यानी hypothesis अगर तो experiment के थ्रू जो है वो हमें पता लगता है कि hypothesis जो है वो correct नहीं थी तो उस hypothesis को reject कर दिया जाता है, और अगर hypothesis experiment के थ्रू prove हो जाए कि ये correct है तो उसको accept कर लिया जाता है। An accepted hypothesis makes further predictions that provide an important way to further test its validity। तो एक्सपेरिमेंट के बाद उसको जो है वो एक माइंड बना लिया जाता है कि ये हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, और जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो प्रूव कर दी जाती है कि वो ट्रू है। द सिक्स्थ स्टेप इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। जब बायोलॉजिस्ट अपनी सारी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपना जितना भी डाटा होता है उसके अंदर उसको किसी चार्ट्स की फॉर्म में या जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, और वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट का डाटा उसके अंदर शो करते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट की उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें यूज की। इसको हम कहते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, और ये बेसिकली जो है ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू जो है वो सारा डाटा कैरी आउट होता है और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो लोगों को शो किए जाते हैं। द सेवेंथ स्टेप इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट पब्लिश करते हैं अपने सारे जो एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट्स को, और सारी जितनी भी बायोलॉजिकल रिसर्च वो करते हैं उसको साइंटिफिक जर्नल्स या बुक्स की फॉर्म में, या जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं वहाँ पे सेमिनार्स करते हैं जहाँ वो जाके अपने जितने भी लोग हैं उनको बताते हैं कि हमने इस बारे में ये रिसर्च की है और पुराना जो मेथड था वो ये था और हमने जो है वो नई डिस्कवरी जो है वो ये वाली की है। तो इस तरह से लोगों को पता लगता है कि आगे न्यू रूल्स क्या आ रहे हैं साइंस के बारे में। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब एक साइंटिफिक रिसर्च अगर हम करते हैं उसको पब्लिश करना बहुत जरूरी होता है ताकि लोग जो हैं
उस नॉलेज को अप्लाई करके दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो ये सारा जो मेथड है इसको हम स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। ये सारे स्टेप्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप दैट आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।